तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हमारा इस ग्रुप डिस्कशन में जिसमें बैठे हैं सारे एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स जिन्होंने अपने अपने फील्ड में काफ़ी कुछ इनोवेट करा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है। और इसी डिस्कशन को लेके हम आ रहे हैं एक इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग के टॉपिक को, जो कि एक टेलीविज़न सीरीज़ के लिए बन रही है जिसका एसोसिएशन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का है, साथ में SCERT का है, अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड नवम इनोवेशन फाउंडेशन। तो शुरू करते हैं इस विषय को। तो इनोवेशन के ऊपर बात हो रही है, तो सबसे पहले सवाल आई थिंक सबके दिमाग में यही आना चाहिए कि कैसे वो सोच बनती है कि कैसे हम इनोवेशन के पीछे भागे, वो इंस्पायर हमें ऐसी कौन सी चीज़ ने करा है। तो आप लोगों को क्या लगता है? मैं इंस्पायर हुआ एक समर इंटर्नशिप से जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में हुई थी। इस दौरान प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सिंह और प्रोफेसर डॉक्टर अनीता गहलोत मैम ने मेरे को गाइड किया और सिखाया कि कैसे एक आइडिया को एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है और एक कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मेरा वाला जो जर्नी था थोड़ा सा, मतलब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बंगाल, उधर से है। मैंने बंगाल में बहुत ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट की काम देखा है एंड मैंने गांव में मतलब ज़्यादातर देखा है। कुछ एरिया है जैसे नोदिया है, फिर विष्णुपुर है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैंड क्राफ्टेड आर्टिस्ट होते हैं जो कि पूरे इको फ्रेंडली वे में अपना काम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो काम है वो पैन इंडिया या फिर वेस्ट तक पहुँचते नहीं है। कुछ बाहर का भी कुछ ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म से जो उनसे सामान तो खरीदते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पैसों में बाहर बेचते हैं, पर उनको उनका हक का पैसा नहीं मिलता है। तो उधर से आई वॉज ड्रिवन कि कुछ करते हैं उनके लिए ही मैंने कुछ प्लेटफॉर्म बनाया और उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पर मेरा एक्चुअल मतलब ड्राइव उधर से ही था। माई जर्नी इज़ अ बिट डिफरेंट। सो मैं क्लास 6 में था, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। और मुझे किसी ने बताया था बी अ क्रिएटर नॉट अ कंज्यूमर। सो डैट लाइन वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लाइक वो मेरे दिल में बस गई। तो सिंस देन मैं हमेशा चीज़ों को कंज्यूम करने के बजाय उनको क्रिएट करने में ज़्यादा रखता हूँ इंटरेस्ट, और धीरे धीरे वही क्रिएटर एक इनोवेटर बन गया। सो दैट्स माय जर्नी। हाँ, मेरे इंस्पिरेशन का भी कुछ यही आंसर रहेगा कि मैं बचपन से ही एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में पैदा मतलब हुआ हूँ। वहीं पे मेरे पापा मैनेजर रहे हैं और तो उनके जितने भी दोस्त वगैरह थे सभी कॉर्पोरेट में रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि कुछ चैलेंजेस उनके जो रहे हैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने में, कि वो जो करना चाह रहे हैं अपने से, तो वो जो क्रिएशन वाली चीज़ है, तो नॉट डूइंग अ जॉब बट गिविंग अ जॉब टू समवन वाज लाइक माय वन ऑफ द इंस्पिरेशन कि यार इस तरह से कुछ करके चले तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। मैं पर्सनली बात सबसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे अप्रोच किया। मतलब प्रॉब्लम तो चलो ठीक है, मिल गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट अप्रोच कैसे किया कि चलो दिस इज द प्रॉब्लम, नाउ मुझे इसको ऐसे सॉल्व करना है। व्हाट वाज द स्टेप, क्या स्टेप आप लोगों ने फॉलो किया? देखो मेरे लिए ना, जैसे अब देखो हम एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हैं, भले इनोवेटर है, पर एट द एंड कहीं ना कहीं पैसा एक फैक्टर आ ही जाता है। True. तो मेरे लिए तो यही है कि या तो आप एक बहुत ही महंगा प्रोडक्ट कुछ लोगों को बेचो या फिर सस्ता प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को बेचो। True, very true. तो सॉल्यूशंस में भी मैं फिजिबिलिटी यही देखता हूँ कि क्या वो सॉल्यूशन ऐसा है कि वो एक मास कंज्यूमर यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करने में मैं सक्षम हूँ कि नहीं हूँ, या फिर कुछ ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट मैं बिल्ड कर सकूँ जो उन लोगों के लिए बनाओ जो उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें। लेकिन घूम फिरा के कहानी पर एक सोल्यूशन, पर किसके लिए सोल्यूशन, वो अप्रोच मेरे लिए मैटर करता है। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, टोटली एग्री। देखिए, हर प्रॉब्लम का एक ना एक सॉल्यूशन निकल जाता है। आजकल इनोवेशन इतनी हो चुकी है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन ईजली मिल जाता है। लेकिन जो हम सॉल्यूशन इस सोसाइटी को दे रहे हैं, क्या वो कंपेटिबल है इस इन्वायरमेंट के साथ में, या मार्केट नीड के साथ अलाइन कर रहा हो? आई गेस किसी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस प्रॉब्लम पे काम करते हो, राइट? बिकॉज लाइक सिंस बीइंग एन इंडियन, द प्रॉब्लम्स जो आपको शायद कभी लेकिन पे गौर करना चाहिए आर मेनली अबाउट हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, डिफेंस। सो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत सिंपल से, मतलब मेरे लिए तो मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर था कि आर्टिस्ट को अपना क्लाइंट मिल नहीं रहा है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे उनको अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सके, अपना क्लाइंट बेस बना सके, एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एलोंग विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म।
मेरे लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल था. मेरे लिए अप्रोच ऐसा था कि आई नीड टू मेक अ क्लियर टीम जिनको गोल्स पता है, मिशन पता है एंड विजन पता है. उनको पता है कि अपडेट 1 में क्या आने वाला है एंड अपडेट 5 में क्या आने वाला है एंड उसके बीच का भी रास्ता उनको पता है. सो फॉर मी द अप्रोच वॉज वेरी क्लियर, फॉर मी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वॉज क्लियर. तो मेरे लिए अप्रोच वैसा ही था कि ठीक है, नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड माई स्टेप इज़ कि बस बहुत बड़ा एक मतलब फैमिली ना बना के छोटा फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में काम करो एंड सबको अपना अपना काम ओन करना चाहिए कि चलो ठीक है मेरा ये काम है तो आई कैन ओन इट. दैट वॉज माई अप्रोच एंड होपफुली दैट विल वर्क. बीइंग एन इनोवेटर, आपने क्या क्या फेस किए चैलेंजेस, और उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था? लाइक फॉर मी इट वाज पर्सनली कि बिल्डिंग वन, लाइक एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना आसान होता है बट उसको स्केल करना इज़ वेरी डिफरेंट थिंग. तो इसके लिए आपको सही लोग भी चाहिए, आपको सही मेंटर भी चाहिए. इसमें फिर आपके पास ऑफ कोर्स एक मनी भी फैक्टर आता है. सो आपके लिए क्या थे वो चैलेंजेस? मेरे लिए चैलेंजेस ऐसा था कि इनोवेटर होना मतलब कहीं ना कहीं तुम एक ड्रीमर भी हो, तुम सपने देख रहे हो, पर उस सपने को कैसे तुम प्रोजेक्ट कर सकते हो अपने टीम में, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो शायद वो सपना नहीं देख सकते. तो वो सपना उन लोगों के लिए दिखाना कि हाँ जो मैं देख रहा हूँ वो चीज़ अचीवेबल है. ऐसा नहीं कि मैं बस मतलब ऐसा ही देख रहा हूँ कि ये अचीवेबल नहीं है, वो टाइम बाउंड है कि हाँ वो इस टाइम तक उस सपना को हम अचीव कर सकते हैं अगर हम इस स्पेस में काम करें. ठीक है, तो फॉर मी चैलेंज अगर हम बताया जाए तो एक ऐसे टीम को मैनेज करना जहाँ पे सारे फ्रेशर्स हैं, सब अभी काम बस शुरू किया है एंड उन सबको वो सपना दिखाना जो सपना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है एंड उनके लिए भी उस सपने को उतना ही मायना मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट बनाना. राइट. एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द स्केलेबिलिटी पार्ट, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि ऐसे एक इंडस्ट्री में काम करना जिस इंडस्ट्री में बचपन से सबको बताया जाता है कि ये सब करके क्या फ़ायदा, कोई भी पैसा नहीं देने वाला, इससे अच्छा है कि पढ़ाई कर. तो उस इंडस्ट्री के लोगों को जुड़ना, उनको एक इन कोट अनकोट एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आना, सो इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबल चैलेंज फॉर मी. लाइक देखिए, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मार्केट में तो आ जाता है. अब मार्केट में आ गया लेकिन क्या हमें उस बात का पता है कि कस्टमर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाए कि नहीं बनाए. कभी कभी कॉस्ट इश्यूज होते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है आपका लेकिन आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो यूज़र है वो बाय नहीं कर पा रहा है, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा है इस वजह से. सो सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि लाइक अगर आपका एक प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, अब उसके बाद जो उसकी मेन टेस्टिंग वाला पार्ट आता है, एक सर्वे वाला पार्ट आता है. आप सर्वे करते हैं, रूरल एरियाज़ में जाकर सर्वे करते हैं, शहर में जाके सर्वे करते हैं कि क्या आपका प्रोडक्ट टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा. तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के बाद. मेरे लिए भी अगर मैं सोचा जाए कि अगर एक छोटे बच्चे के पर्सपेक्टिव से भी देखूं, अगर वो इनोवेशन चाह रहा है या एक बड़ा कोई अडल्ट हो वो भी एक अगर इनोवेशन करना चाह रहा है, तो जो किसी भी प्रॉब्लम का जो भी आइडिया आप निकाल रहे हो उसका जो वैलिडेशन है, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. कि अगर मैं अकेला, मेरे पास हज़ारों आइडियाज़ हो सकते हैं, हज़ारों आइडियाज़ में से 10 शायद मुश्किल से चलने वाले हों, उस 10 में से भी शायद 2 ही हों जो मैं खुद कर सकता हूँ, उसमें से भी शायद कोई एक ही हो जिसको मैं कंटिन्यू परस्यू करूँ. पर क्या उस आइडिया को मैं इतना वैलिडेट कर सकता हूँ कि अगर मैं सामने वाला अगर आपको बताऊँ तो क्या आपके लिए भी वो आइडिया अच्छा है उतना? क्या मैं अपनी टीम को बताऊँ कि यार मैं इस आइडिया पे फोकस कर रहा हूँ, आप मेरे इस आइडिया पे टीम बना के मेरे साथ जुड़ो, तो उनके लिए भी एक आइडिया को वैलिडेशन देना बहुत ज़रूरी है. वरना अगर उनको भी उस आइडिया पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो टीम उस मोटिवेशन से काम ही नहीं कर पाएगी. वेरी ट्रू. सेम गोज़ पर अगर कल को एक इन्वेस्टर को आप दिखा रहे हो, उसको भी वो आइडिया वैलिडेट, जब तक आप पीछे के 1000 लोगों को वैलिडेट नहीं कर पा रहे, आप उस इन्वेस्टर को कैसे वैलिडेट करोगे? सेम गोज़ फॉर गवर्नमेंट, सेम गोज़ फॉर एनीवन. तो वो वैलिडेशन जो सबसे बड़ा चैलेंज लगता है मेरे को तो वही लगता है. ओके, तो चलो एक छोटा सा फन क्वेश्चन हम इस पे डिस्कस करते हैं कि अभी तक का सबसे क्रेजी बोलते हैं ना, वो क्रेजी मोमेंट क्या रहा जिसमें आप लाइक फेल हुए हो या फिर आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया, वो एक क्रेजी मोमेंट अब तक की जर्नी में आपके में क्या रहा होगा? मेरे साथ तो ऐसा था जो कि मेरा फर्स्ट इन्वेस्टर को, क्योंकि मैं माइंड सेट ऐसे बना के गया था कि ना बोलने वाला है. एंड क्योंकि उसके पहले मैंने ज़ारा जो ऐसे मतलब एंटरप्रेन्योर्स का जो अच्छे अच्छे फिल्म्स होते हैं, ठीक है, सोशल नेटवर्क हो गया या द बोर्ड रूम हो गया या जॉय हो गया, ये सब देख के गया था. तो मुझे पता है कि 500-600 लोग ना करेंगे फिर जाके एक लोग हाँ करते हैं. तो मैंने वो माइंडसेट बना के गया था कि ये तो ना करने वाले हैं.
पर क्रेजी मोमेंट ये था कि मैंने मतलब अपना यूनिवर्सिटी का पूरा कंप्लीट किया पूरा दिन, एंड देन मीटिंग था तो मैं उधर गया, जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म में चला गया, एंड उनको मैंने बताया कि AI ड्रिवन है सब कुछ, एंड अभी AI का ही मार्केट चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा समझाया मैं। एंड द पार्ट इज़ कि उनके जो घर वाले हैं, उनके जो बेटे बेटियां हैं, वो भी खुद आर्टिस्ट है। अच्छा। तो उनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ड्राइव इन था कि चलो ठीक है, मतलब उनके लिए भी कुछ हो रहा है, एंड बाद में जाके अगर मैं आज उनके साथ जोड़ूंगा तो वही कल शायद इस कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा। तो उनको ऑनबोर्ड करना, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ जाना कि नहीं शायद नहीं होगा, एंड अचानक दे बी लाइक नो वी आर गुड टू गो, लेट्स फाइनलाइज द बिल राइट नाउ। तो इट्स अ क्रेजी मोमेंट फॉर मी, लाइक आई वाज इनसाइड, मतलब अंदर ही अंदर मैं उछल रहा था क्या हो रहा है। या मेरा क्रेजी फेलियर थोड़ा सा शायद ये था कि मैं प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा हटके थोड़ा ज़्यादा पैशन की तरफ घुस गया था। लाइक जैसे कि मेरे को ड्रोन्स में काफ़ी इंटरेस्ट था बचपन से, लाइक यू नो इट्स लाइक टॉय, जैसे कि बचपन में लोग कहते हैं ना कि वो रिमोट कंट्रोल कार या स्टफ, तो ऑफकोर्स हम बड़े हो गए हैं तो हमारे टॉयज ख़त्म नहीं होते हैं, बस वो बड़े हो जाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ग्रेट। सो ऑफकोर्स अब हम एक ड्रोन बना रहे थे, ऑफकोर्स वो ड्रोन उड़ भी पाए और पानी में भी चले। अब यू कैन से कि शायद एक सिंस हमारे पास एरोस्पेस की साइड से उस टाइम पे कोई भी गाइडेंस नहीं थी, सो डैट्स वाई वो हमारे प्रोजेक्ट बहुत ही गंदी तरह फेल हुआ था। ऑफकोर्स हमें काफ़ी लॉस हुआ एंड स्टफ, बट आई गेस डैट्स अ वेरी क्रेजी फेलियर, बट उसमें काफ़ी मज़ा आया था। वही जर्नल तो किसी ने एक कोट मैंने देखा था कि कितने अमाउंट ऑफ फेलियर्स तुम्हें लगेंगे तुम्हें तुम्हारे पहले सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट एंड करने इसके के लिए पहले। स्पेसएक्स सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है, कितना फेल किया है, यस ठीक है ना, और इसके बाद जाके जो उन्होंने इनोवेशन किया है, मतलब मानना तो पड़ेगा, मे बी उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टर्स है, बट स्टिल इट्स अ रियली बिग ड्रीम। आपके लिए सर? अभी कुछ नहीं है फिलहाल। आपके लिए कोई क्रेजीनेस नहीं कोई हुई crazy है? word नहीं। जो लोग बोलते हैं ना, अब शायद देखे होंगे, रिसेंटली मैं देख रहा था एशियन पेंट्स के जो हमारे मतलब चीफ है, CEO है, उसने एक बात बोला था कि सबसे ज़्यादा पैसा उस बिजनेस में है जो बिजनेस सबसे ज़्यादा बोरिंग है, ठीक है ना, इसके लिए कोई क्रेजी वर्ड नहीं है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला है। क्रेजी एज सच तो लाइक फेलियर्स तो बहुत हुए हैं, बहुत पर हुए उसको मैं क्रेजी टर्म दे दूं मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ। Sure नहीं हूँ, वही, right। वही, तो वही, क्रेजीनेस पे मैं नहीं जा सकता, पर हाँ फेलियर्स तो हमने भी बहुत देखे हैं। टीम Failure बनते तो हुए कौन नहीं देखी है, होता है। टीम बिखरती हुई देखी है, टूटते हुए देखा है, Ideas- फाउंडिंग मेंबर छोड़ के चला गया। मतलब फेलियर्स तो बहुत होते हैं। लाइक मेरे हिसाब से बच्चों, लाइक अगर आप लोगों के लिए भी, वैसे तो आप और हमारे बीच में इतना भी फर्क है नहीं, ठीक है, कि आपके जो आइडियाज़ होने वाले हैं वो उसी जनरेशन में होने वाले हैं जिसमें शायद हम भी कहीं ना कहीं आपका ही लाई competitor करते होने वाले हैं। हैं। तो क्या पता आपका कुछ ऐसा आइडिया हो जो आप शायद 10 बार फेल करके 11वीं बार शुरू करो, वो प्रोडक्ट क्या पता हम खरीद रहे हो। वही Right। ठीक है, Very true। तो फेलियर्स तो बहुत आएंगे, क्रेजीनेस बोलेंगे उसको नहीं, वो आप भी शायद कहीं ना कहीं श्योर ना हो, लेकिन पर फेलियर आएंगे। फेलियर आएंगे, सेटबैक्स आएंगे। मैटर ये करता है कि आप कैसे फील्ड उठ के खड़े होते हो, मैटर ये करते हैं कैसे आप टीम को कन्विंस करते हो कि नहीं इट्स ओके, चलो हमें फिर से जाना है। अगर हम यहाँ कहीं ना कहीं बैठे हैं तो ऐसा है ही नहीं कि हम में से कोई भी ऐसा एक होगा जिसने आज तक कोई फेलियर देखा नहीं होगा। वही। अपने आइडियाज़ को बनते हुए, टीम को बनते हुए, Right, right। या टूटते पैसे हुए। उठाने हो कहीं से, इनोवेशन में जाना हो, प्रोटोटाइप बनाना हो, हर जगह फेलियर्स हर रहे जगह पे हैं। failure है। पर वो फेलियर्स को बार बार करने के बाद ही एक पॉइंट आ जाता है सबके में जिससे आप अपनी एक स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी। Very true। तो फेलियर्स से ना डरे, इसका ना, मेन ना, मेन वही, पॉइंट तो वही Main होगा। फेलियर इज द स्टेप, मेन पेशेंस है, मेन पेशेंस है। पेशेंस रखना ज़रूरी है। कुछ स्टार्टअप आज भी ऐसे हैं कि लाइक 2 साल से जीरो था, उनका कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ था, लेकिन आज उनका टर्नओवर कई करोड़ों पर कई करोड़ों पे कई है। करोड़ों पे है। सही बात। उन्होंने भी पेशेंस रखा, 2 साल रहे, शांत रहे, उसके बाद बढ़े आगे। स्टूडेंट्स चाहे वो बड़े हो छोटे हो, अगर उनके पास कोई एक आइडिया आ जाता है ना, तो वो लोग पता नहीं किस हिसाब से हेजिटेट करने लग जाते हैं कि हाँ। मेरे को किसी और को बताना ही नहीं है, कहीं ना वो कॉपी ना हो जाए। वही हाँ। ये जो सोच है, जो मेरे को लगता है कि बहुत गलत सोच है, क्योंकि देखो आपका आइडिया अगर वाकई में अच्छा है तो अगर अभी नहीं तो कल को वो कॉपी तो होना ही है। सबसे बड़ा एग्जांपल अभी हमारे सॉल्ट टेलमन भाई जी ने ओपन एआई बनाया, तो उसके इतने सारे एआई प्रोडक्ट साथ साथ में बनते आए क्योंकि वो एक प्रोडक्ट बन चुका था जिसको आप कॉपी करके लोग अपने वेरिएशन में बना रहे हैं। राइट।
अब वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि यार मेरा आइडिया कॉपी ना हो। तो चाहे वो पहले हो या बाद में हो, आइडिया अगर आपका वाकई में अच्छा है वो कॉपी होगा। पर यहाँ पे फ़र्क कहाँ आना चाहिए कि अगर आपका आइडिया है, आप उस पर कितना काम कर सकते हो और उस आइडिया को कितने एक्सटेंड तक ले जा सकते हो, इस चीज़ पे जो फोकस होना चाहिए वो आपका फोकस इस पे होना चाहिए। आपके आइडिया का मेन यूएसपी आप हो। वही हाँ, आपके आइडिया का मेन यूएसपी आप हो। ऑर्कुट पहले था, फिर ऑर्कुट को कॉपी करते हुए फेसबुक आया था। ऐसा नहीं कि फेसबुक के पहले कोई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं था, पर इनफैक्ट फेसबुक जब आया था तब भी हार्वर्ड कनेक्शन बोल के एक प्लेटफॉर्म हाँ, था। उसके बाद इंस्टाग्राम भी आया ही ना। इंस्टाग्राम 2010 में आया, राइट, जो पहले बड़ बन था। द थिंग इज दैट कि अगर आइडिया है उसका मेन यूएसपी आप हो। ऐसा नहीं है कि आपका आइडिया हाँ कॉपी हो सकता है, दैट्स टोटली फाइन, बट जैसे कि ब्लिंकिट एग्जिस्ट करता है, सो इज बिग बास्केट एग्जिस्ट करता है, पर सबका अलग अलग यूएसपी है। फिर भी ज़ेप्टो आया है ना। हाँ, फिर भी ज़ेप्टो आया और ज़ेप्टो ने मार्केट भी इतना अच्छा बनाया। और मेरे हिसाब से तो ये डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिस्कस नहीं करोगे सामने टीम वाला नहीं आपको बनेगा। गलतियां कैसे बताएगा? टीम भी नहीं बनेगा, टीम भी नहीं बनेगा। टीम भी नहीं बनेगा, जुड़ेंगे नहीं लोग। आइडिया से ज्यादा ना एग्जीक्यूशन मैटर करता है। वेरी ट्रू। 10 लोगों के पास सेम आइडिया हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन कि कौन तुम इंसान उसको कितना कैसे ज्यादा एग्जीक्यूट कर रहा very है, वो true. उतना ही ग्रो करता है। वेरी ट्रू। अच्छा, हमने फेलियर्स के बारे में तो बहुत बात कर लिया। एक बार प्रॉपर एकदम एंटरप्रेन्योर टर्म के बारे में बात करते हैं, जो कि हम सबके दिमाग में होता है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हम सोचते हैं यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में। आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड मार्केट जब बना रहे थे तब कितना सोचा यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में, एंड क्या क्या स्टेप आपने लिए? देखो, घुमा फिरा के कहानी तो ये आती है कि अगर हम लोग कोई भी सोल्यूशन किसी भी चीज़ का दे रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो चाहे वो किसी सर्विस फॉर्म में हो, सबसे पहले सबसे कम दाम में चाहिए। ठीक है, कोई मेहनत ना लगे, इंस्टॉलेशन ईजीली हो जाए। ठीक है, आपको एकदम प्रीमियम सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, पर उस चीज़ के पैसे नहीं, पर चाहिए आपको प्रीमियम। ठीक है, दिस इज इंडियन मार्केट। हाँ, इंडियन मार्केट सस्ता और टिकाऊ। सस्ता और टिकाऊ। ठीक है, हाँ। और साथ में आपको उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं चाहिए। ठीक है, कि कल को आपको पीछे पड़ना पड़ जाए उसके। तो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आप मान लो दवाई भी ले लो, तो दवाई भी आपको ऐसी ही चाहिए कि आपने यूज करी, ठीक हो गए, सस्ते भी और आराम भी एकदम लग गया। हाँ, 5 रुपए की दवाई आ जाए, आपने खा ली, आप ठीक हो गए, काम बन गया। right? बाद में चाहे 10,000 साइड इफेक्ट हो, करेक्ट। ठीक है, वो कोई नहीं सोचेगा, वो कोई पर नहीं जितनी जल्दी हो जाए और जितना अच्छा हो जाए वही चाहिए। पर यूजर एक्सपीरियंस वही तो है, फिर वो बिकेगा उसी हिसाब से। वही सही बात। राइट। अगर आप इनमें से कोई एक चीज भी नहीं दे रहे हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर ही ले लो, अगर सॉफ्टवेयर कोई आपको बनाने को दे रहा है तो आपको जल्दी बना के देना है, ट्रू। एकदम फर्स्ट क्लास भी होना चाहिए, काम भी बढ़िया करना चाहिए और उनकी मेहनत भी ज्यादा भी लगे। फिक्स करना चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, 10 बार बाग फिक्स कराएगा, ये डिजाइन नहीं है वो डिजाइन है, फिर जाके पहला वाला डिजाइन अप्रूव करेगा। पर वही है, अब यूजर एक्सपीरियंस पे देखो, यूजर एक्सपीरियंस तो देना ही है, ठीक है, पर उसके भी बहुत बहुत अलग अलग तरीके हैं। अब जैसे कि ज़ेप्टो की एक मैं बताता हूँ, उनका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। ट्रू। ठीक है, उन्होंने इतना कोई डिज़ाइन पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जितना डिज़ाइन ब्लिंकिट वालों ने अपने डिज़ाइंस पे कर रखा है। बट सिर्फ ज़ेप्टो का अपना मार्केट अपना बन रहा है ना, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस कहाँ दे रहे हैं? ऐप पे नहीं दे रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन पे दे रहे हैं, वो मार्केटिंग पे दे रहे हैं। राइट। तो वो यूज़र एक्सपीरियंस भी आप किस जोन में दे रहे हो कि अपने कंज्यूमर को? सेम गोस फॉर ज़ूडियो। सेम गोस फॉर ज़ूडियो। अब वो प्रीमियम दिखा तो रहे ना, लेकिन वो टारगेट ऑडियंस उसके कौन है? इतने सस्ते मतलब प्राइस में दे रहे हैं जो कि ट्रेंड्स वगैरह नहीं दे पा रहे हैं। राइट। मैं नॉर्मली काफ़ी पॉडकास्ट देखता हूँ, लाइक मल्टी लाइक जो बिलियनर्स हैं। सो किसी ने कहा था यूज़र इज़ नेवर रॉन्ग, यूज़र कभी गलत नहीं होता। उसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया था कि सपोज करो आपने एक AI टूल बनाया, अगर यूज़र को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है, उसको प्रॉम्प्ट लिखना ठीक से नहीं आता है, उसमें यूज़र की गलती नहीं है। नो। सो यूज़र इज़ नेवर रॉन्ग, लाइक यूज़र एक्सपीरियंस इज़ ऑल अबाउट कि यूज़र को अगर कुछ नहीं आता है, लाइक वो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन में आपका प्लेटफॉर्म कितने अच्छे से यूज़ कर सकता है विदाउट गाइडेंस। राइट। यूज़र एक्सपीरियंस इज़ ऑल अबाउट दैट। वेरी ट्रू। यही बात से मेरा मतलब कनेक्टेड है। मेरा यूज़र एक्सपीरियंस का जब मतलब मैं रिसर्च किया था, मेरा पॉइंट ना वो सिंपल था कि अगर मैं कोई ऐप बना रहा हूँ, मैंने देखा है कि सब लोगों के पास एक ऐप तो होता है, दैट इज़ पिंटरेस्ट, चाहे तुम आर्टिस्ट हो ना हो। अब क्यों है? बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल। पिंटरेस्ट में ज़्यादा कुछ सीन नहीं है, आपको कुछ अपलोड करना है करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, आप स्क्रॉल करो। बहुत इजीली आइडिया जनरेशन हो जाता है कि आपको कुछ भी आर्ट वर्क के ऊपर आप कुछ भी डालोगे, आपको अगर ड्रेसिंग सेंस के भी ऊपर कुछ डालना है, पिंटरेस्ट कुछ ना कुछ आपको निकाल के दे ही देगा। राइट। अब इधर से मुझे एक चीज़ पता चला कि मेरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बिग है, और ये वाला जो सेक्टर है इसमें काम एक्चुअली में हुआ ही नहीं उस हिसाब से। हैंडक्राफ्टेड आर्टिस्ट के लिए
सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अभी तक वैसे बनाया नहीं गया, जो भी बनाया गया है वो उतने स्केलेबल नहीं है, लोगों को पता भी नहीं उनका नाम, राइट। एंड मैं ऑलवेज एक चीज़ बिलीव करता हूँ, इफ पीपल डोंट नो योर नेम यू डोंट एग्जिस्ट। दिस इज द जनरेशन जहाँ पे मार्केटिंग ही सब कुछ है, आपको जानना ही सब कुछ है। तो उधर खड़े होके प्रॉब्लम बहुत कुछ है, तो फिर फीचर भी बहुत कुछ डालना पड़ेगा, बहुत AI फीचर्स आएंगे, बट चीज़ को जितना सिंपल रख सको, लोगों को जितना सिंपल रख सको उतना बढ़िया है। ट्रू, आई लाइक इट्स द आई गेस इट्स अ वेरी बिगिनर मिस्टेक जो कि लोग करते हैं इनिशियली, कि वो अपने ही एक सिंगल प्रोडक्ट में या फिर सॉफ्टवेयर में इतने फीचर्स डालते हैं कि वो Confuse कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यूजर के लिए। कंफ्यूज हो जाता तो इवन दो अगर उसके अंदर 100 फीचर हैं, वो आई गेस 10 भी ठीक से यूज नहीं कर पाते No. क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी So I guess user experience is like matters the most. तो आज भी जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन होते हैं वो आज भी कीपैड फोन इसीलिए यूज करते हैं। हाँ, That easy उनको to बस कॉल use. करना है, हाँ. उनको फर्क नहीं पड़ता कि कितने मेल, उनके लिए अलग अलग सब लोग हैं उनका करने के लिए। ठीक है, जो लोग अच्छे अच्छे फोन यूज कर रहे हैं, सैमसंग S22 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा, कितने फीचर्स है जो यूज पूरा हो ही नहीं पाता है कभी, राइट। सो या आई मीन जितना सिंपल रख सको चीज को उतना I बढ़िया guess है। that's one of the reasons कि क्यों स्कूटी अभी भी चलती है। हाँ. It is the most Very- simple thing, like मोस्ट सिंपल बस थिंग, कोई गियर का कुछ सीन नहीं है, बस एस्केलेटर दबाओ चलो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप लोग के हिसाब से अगले डेकेड में वो कौन सा एक इनोवेशन का ट्रेंड आने वाला है जो आज से शायद शुरू हो चुका हो, क्या पता 5-10 साल पहले शुरू हो चुका हो, पर अगले 10 साल वो नया ट्रेंड में आएगा? देखिए, मैं अभी क्या हो रहा है कि लाइक अभी ह्यूमन मैनुअल वर्क कर रहा है जो कर रहा है, लेकिन आने वाले 10 साल में और मे बी आने वाले 5 सालों में ये इन सबको रिप्लेस कर देगा AI ऑलमोस्ट कर चुका है, और रोबोटिक्स वो अगले 5 से 10 सालों में कर देगा। लाइक अभी हम अपने हाउसेस में किचन वगैरह के लिए खाना बनाने के लिए जो आते हैं उनको रखते हैं, तो बाद में ये होगा कि रिप्लेस होकर कि जो रोबोट्स होंगे वो फूड वगैरह प्रिपेयर करेंगे किसी के लिए, मतलब हाउस के लिए, जो फैमिली होगी फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो मेन थिंग ये है कि जो रोबोटिक्स है, AI है, ऑटोमेशंस वगैरह है, ये पूरा एक चेंजेस लाने वाला है बहुत ज़्यादा। ये चेंजेस लाने वाला है, बट आई बेग टू डिफर इन दिस केस। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि कंप्यूटर भी आया था तो बहुत किसी को लगा था कंप्यूटर सबको रिप्लेस करने वाला है, बट कंप्यूटर एंड ह्यूमन वर्क टुगेदर। वैसे ही मुझे लगता है एक टाइम आएगा जब पे AI एंड ह्यूमन विल वर्क टुगेदर। पर अगर मैं पर्सनली जितना मेरा रिसर्च है, जितना देखा है, अभी ना जनरेशन जो है वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है, मतलब अपने यूज़ केस के हिसाब से, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि जो भी ये हैंड वर्क्स जो है जिसमें ह्यूमन टच है, आज भी देखो एक व्हाट्सएप मैसेज में हैप्पी बर्थडे बोलना और एक ग्रीटिंग्स कार्ड में हैप्पी बर्थडे लिख के देना, दोनों में फ़र्क आज भी बहुत है। डिफरेंस है, दोनों में फ़र्क आज भी है, क्योंकि वो जो मतलब जेस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जाके आज आप देखोगे कि खादी का जो हैंडलूम है कितना ज़्यादा मार्केट आज कैप्चर कर चुके हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो भी हैंडलूम या फिर हैंड क्राफ्टेड जो प्रोडक्ट्स है, अगर आज कोई भी इन सब से जुड़ते हैं, हाँ ऑफ कोर्स अपना पढ़ाई लिखाई वो चीज़ को करते हुए अगर आपको कुछ भी आता है उसको छोड़ो मत, उसको अपने साथ रखो। एंड यस ऑल्सो AI बहुत बड़ा एक चीज़ है, तो AI को रिप्लेस करके नहीं पर AI के साथ चलना पड़ेगा। प्रॉम्प्टिंग सीखो, थोड़ा चीज़ सीखो, थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग कैसे, देखो बहुत सारे बच्चे ये शो शायद देखने वाले हैं, एंड बहुत बच्चों का बहुत फेवरेट एक मतलब सीरीज़ है, दैट इज़ हैरी पॉटर। अब हैरी पॉटर में डम्बलडोर ने एक बात बोला था कि अगर आपको सही सवाल पूछना आता है हॉगवर्ट्स में तो आपको जवाब भी मिलेगा। यही है AI में अगर आपको सही सवाल पूछना आता है तो AI आपको सही जवाब निकाल के दे देगा, पर आपको सही सवाल पूछने का नाम ही है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्ट आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे सवाल पूछा जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक्सप्रेस और बताना आना चाहिए आपको। हाँ एग्जैक्टली, हाँ कि उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका मैं क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव क्लियर रहना चाहिए, मैं क्या क्या चाहता हूँ इसका आउटकम हो, वो चीज़ क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए एक पावर पॉइंट स्लाइड्स दे दे, आप एक लाइन में बोल सकते हो, आपको मतलब रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। अब थोड़ा सा उसको प्रॉम्प्टिंग ठीक करोगे, इलेबोरेट समराइज थोड़ा सा और करोगे, तो फिर वो चीज़ और बेहतर आपके सामने आएगा। तो हाँ, ये मेरा 2 पॉइंट है जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5-10 साल में आने वाला है। देखो AI आएगा, जॉब्स तो जाएंगी,
ठीक कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। पर जॉब बनेगा भी उतना मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल के साथ बताता हूँ इसको किस तरह से। देखो कंप्यूटर भी आया था, जॉब्स तो गई थी, फिर कंप्यूटर को अडेप्ट करा गया, एग्जैक्टली। ठीक है। तो मेरे को लगता है एआई जब आ रहा है, अभी लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, वो जो पॉइंट है ना कि जॉब जब निकलने वाली होंगी, उस पॉइंट तक लोग सब्र करेंगे, पर जैसे ही जाने लगेंगी ना, उसके बाद लोग अपने आप उसको अडेप्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि अभी देख लो, अगर मुझे अभी मान लो हम एक डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेके चले, अब मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखवानी है या डिज़ाइन करना है, शेड्यूल करना है, अब टेक्निकली देखा जाए 3 लोग का काम है, लेकिन अभी एआई की मदद से वो 3 लोगों का काम एक बंदा आराम से खुद कर सकता है। तो सवाल अब यहाँ पे ये भी आ गया कि एक तरफ तो वो मुझे एम्पावरमेंट कर रहा है कि मैं ये तीनों काम खुद कर सकता हूँ, तो एक एम्पावरमेंट का एक एडवांटेज आ गया। बट जो 3 लोगों की रिक्वायरमेंट मुझे पढ़नी थी, उन 3 लोगों का जो काम था वो उनके एंड से हट चुका है। तो वो जो 3 लोगों की जो जॉब हो सकती थी, वो एआई ने तो जरूर खत्म करी है। लेकिन अब वही बात है कि अब इसी के अंदर और क्या नया आ सकता है कि अगर मान लो मुझे इमेज चाहिए, अगर मैं एआई से बनवा रहा हूँ, तो वो एआई के अंदर जो बनाने वाला काम है वो तो कोई और ही इंसान कर रहा है ना, कि वो उसमें कैसे अपनी मशीन लर्निंग के थ्रू वो कितना डेटा सेट उसमें डाल रहा है, वो काम भी एक इंसान ही कर रहा है। तो आई थिंक एक जगह से जा रही है तो दूसरी जगह से आएगी, तो जॉब्स तो जाएंगी, पर जो दूसरी जॉब्स बनेंगी उसके लिए इस टेक्नोलॉजी का अडेप्टेशन वो बहुत जरूरी है। इसी बात पे वॉशिंगटन पोस्ट ने एक मतलब प्रॉपर सर्वे किया था, जिसके हिसाब से अराउंड 83 मिलियन जॉब्स जाने वाला है, पर 123 मिलियन जॉब्स बनने भी वाले हैं, जो कि एकदम नया सेक्टर में बनने वाला है, जो एआई को मतलब संभालेगा एंड ऑल दैट। तो या आई मीन एआई को रिप्लेस करके तो नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ एआई के साथ चल के उसको अडॉप्ट करके वो चीज़ हो सकता है। जैसे अभी ना कुछ स्कूल्स में मेरी बातचीत हो रही थी, तब हम वहाँ पे एआई के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग प्रिंसिपल्स थे या फिर अपर मैनेजमेंट था, तो वो अभी इतने नेगेटिव जोन में है ना एआई को लेके, हम तो अपने बच्चों को एआई से दूर रखना चाहेंगे। पर आपने नोटिस करा होगा कि आज के टाइम पे लोग ये जरूर कहते हैं यार मेरे बच्चों को कंप्यूटर आना चाहिए, कहते हैं कि यार मेरे बच्चों को मैंडेटरी यार कंप्यूटर तो आना ही चाहिए। एग्जैक्टली ये जो टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर के लिए यूज किया जा रहा था ना, अभी कुछ टाइम बाद ये सेम एआई के लिए होगा कि यार मेरे बच्चों को एआई तो आना ही चाहिए, मेरे उसके बारे में पता ही होना चाहिए, क्योंकि एआई और रोबोटिक्स ये तो आएगा और जरूर आएगा, फ्यूचर है। तो अगले 10 साल में अगर आप देखोगे तो अभी तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अपने कस्टमाइजेबल ये मसल्स बन रहे हैं, ठीक है, टिश्यूज बना के, वो अभी प्रोजेक्ट्स वीडियोस भी बहुत वायरल हो रही हैं उन चीज़ों की। अभी एक वीडियो मैंने ये भी देखी थी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, अभी जैसे कि बोला जाता है कि जो बिहार के लोग हैं या फिर जो यूपी के लोग हैं जनरली ज़्यादा करते थे, उसके अलावा अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी रोबोटिक्स के थ्रू किया जा रहा है। अब चाइना देखो, उसने अपने इतने एआई मॉडल्स निकाल दिए हैं जो वर्ल्ड में कम्पीट कर रहे हैं, वही चीज साइड प्रोजेक्ट, वो भी उनके लिए वो एक साइड प्रोजेक्ट है, साइड प्रोजेक्ट था। और यहाँ हम दूसरे लोगों की टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि हम एआई को अपना ले, एक्सेप्ट कर लें, उस चीज पे फोकस करें और खुद की टेक्नोलॉजीज क्रिएट करें। वरना वही होना है कि गाड़ियां जर्मन में बनती थी, इंडिया में ले आओ, ठीक है, एआई अब चाइना में बन रहा है, इंडिया में ले आओ। अरे इंडिया से बाहर भी तो भेजो। सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा ओपिनियन शायद थोड़ा सेम हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो, बिकॉज जैसे कि आप सब एआई यूज़ करते हैं डेली लाइफ, राइट। मेरा काम इसलिए 4 साल से एआई बनाना है, राइट। सेम गोज फॉर मी, यस। सो लाइक इन लॉकडाउन, लाइक मैं अपने खुद की इमेज लिखता था, सोशल मीडिया अकाउंट खुद से चेक कर रहा हूँ। टुडे लाइक मैंने अपने नीचे पूरे एक एजेंट फोर्स बिठा रखी है, ठीक है, लाइक अ काइंड ऑफ मैनेजर, उसके नीचे सब वर्कर्स। तो इन लाइक मेरी मेल्स लाइक जो रिप्लाई जाता है वो ऑटोमेटिक जाता है, लाइक अगर सोशल मीडिया पे जो इंटरेक्शन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। सो कहना कि मेरा खुद का वर्कलोड भी कम हुआ है। अगर मैं इसका एक बहुत ही पुराना एग्जांपल दूं, जब पहले फार्मिंग प्योरली मैनुअल होती थी कि एक ही फार्म में लाइक कि 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, फिर जब ट्रैक्टर आया, टूल्स आए, तो फिर एक फार्मर एक पूरे फार्म में कर रहा था, एक फार्मर एक फार्म के लिए। सो ऑफ कोर्स वहाँ पे वर्कर्स कम हो गए, वहाँ पे जॉब गई, पर एट द सेम टाइम उसी ट्रैक्टर को बनाने के लिए वहाँ पे 50 लोग चाहिए थे। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर कन्वर्टेबल। सो द थिंग इज कि जॉब्स कन्वर्ट हो रही हैं फ्रॉम अनस्किल्ड टू स्किल्ड लेबर। तो नंबर 1 सोल्यूशन इज अडेप्टिव कि चीज़ों को अडेप्ट किया जाए। नंबर 2 कि लिटरेसी सही डायरेक्शन में दी जाए।
राइट These are the main factors.